Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is new edible coating to prolong the shelf life of fruit and vegetable. तो हम जानेंगे जो न्यू एडिबल कोटिंग है जो कि प्रोलॉन्ग करेगा जो शेल्फ लाइफ है फ्रूट और वेजिटेबल का, इसके बारे में. A team of researchers at the Indian Institute of Technology, Guwahati, has developed an edible material that coated on vegetable and fruit substantially extended their shelf life. जो एक टीम है रिसर्चर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी का, उन्होंने डेवलप किया है एक एडिबल मटेरियल को जिसको कोट किया जाएगा वेजिटेबल और फ्रूट में और ये सब्सटेंशियली बढ़ा देगा उनके शेल्फ लाइफ को. तो किसने डेवलप किया इसको, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. द टीम यूज अ मिक्स ऑफ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ मैराइन माइक्रोलैगा called Dunellella territolecta and polysaccharide to produce it. The microlaga is known for its antioxidant property and has various bioactive compounds such as carotenoid and protein. जो टीम है उन्होंने यूज किया है एक मिक्स को एक्सट्रैक्ट जो कि है मैराइन माइक्रोलेगा का, जिसको कि हम डुनेलेला टेरिटोलेक्टा के नाम से भी जानते हैं, और पॉलीसैकेराइड का, ताकि प्रोड्यूस किया जा सके इसको. ये जो माइक्रो अलगा है इसका ये जाना जाता है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के लिए और इसमें बहुत सारे बायोएक्टिव कंपाउंड भी पाए जाते हैं जैसे कि कैरोटिनॉइड हो गया, प्रोटीन हो गया. Researcher is carried out to help farmer keep their produce safe from sprouting and rotting for longer duration and help the country meet a UN Sustainable Development Goal target on reducing food losses in production and supply chain. जो रिसर्च है ये कैरी किया गया है ताकि मदद किया जा सके फार्मर को उनके प्रोड्यूस को सेफ रखने में स्प्राउटिंग और रोटिंग से लंबे समय के लिए, और ये मदद करेगा कंट्री को पूरा करने में उसके यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट को रिड्यूस करके फूड लॉसेस को प्रोडक्शन और सप्लाई चेन के दौरान. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएम जन धन योजना. हम जानेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में. पीआईबी के न्यूज काफी इंपॉर्टेंस हो जाता है, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है. प्रधानमंत्री जन धन योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज कंप्लीटेड 8 ईयर. तो प्रधानमंत्री जन धन योजना है जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है. इसका भी हाल ही में 8 साल कंप्लीट हो चुका है. इसको लॉन्च किया गया था आपका 2014 में. क्या अचीवमेंट है पहले हम ये समझते हैं. इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन, मोर देन 46 करोड़ बेनिफिशियरी बैंक. इससे क्या हुआ, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो और ज्यादा बढ़ा. मोर देन 46 करोड़ बेनिफिशियरी को बैंक किया गया. इंक्रीज फाइनेंशियल पेनिट्रेशन, जो फाइनेंशियल पेनिट्रेशन था उसको और ज्यादा बढ़ाया गया. मोर देन 67% प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट जो था वो रूरल और सेमी अर्बन एरिया में खोला गया. इंक्रीज वुमेन एम्पावरमेंट, 56% अकाउंट होल्डर आर वुमेन. इससे क्या हुआ, जो वुमेन एम्पावरमेंट वो बढ़ा. 56% अकाउंट होल्डर जो है इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत वो वुमेन है. इंक्रीज डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में भी इंक्रीज देखा गया. जैसे कि जो बेनिफिट है स्कॉलरशिप का, सब्सिडी का, पेंशन का, कोविड रिलीफ फंड का, ये सब डायरेक्ट क्रेडिट होते हैं बैंक अकाउंट में. प्रधानमंत्री जन धन योजना का ये उपलब्धि है. हम जानेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में. इट इज अ नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन लॉन्च इन 2014 टू इंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस. ये एक नेशनल मिशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जिसको लॉन्च किया गया था 2014 में, ताकि इंश्योर किया जा सके जो एक्सेस है फाइनेंशियल सर्विस का. ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, टू इंश्योर एक्सेस ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विस एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट, बैंकिंग, सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन. ये इंश्योर करेगा कि जो एक्सेस है फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज का वो अफोर्डेबल कॉस्ट में हो, जैसे कि बैंकिंग, सेविंग और डिपॉजिट अकाउंट हो गया, रेमिटेंस हो गया, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन हो गया. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू लोअर कॉस्ट एंड वाइडन रीच, उपयोग किया जा रहा है टेक्नोलॉजी का ताकि जो कॉस्ट है उसको कम किया जा सके और जो पहुंच है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके. बैंकिंग दी अनबैंक, अकाउंट ओपनिंग इन कैंप मोड, जीरो बैलेंस, जीरो चार्जेस. जो अनबैंक थे उनको बैंकिंग प्रोवाइड किया गया, अकाउंट खोला गया कैंप मोड में, जीरो बैलेंस, जीरो चार्ज अकाउंट को. सिक्योरिंग दी अनसिक्योर, जो अनसिक्योर लोग थे उनको सिक्योरिंग प्रोवाइड किया गया. डेबिट कार्ड फॉर कैश विड्रॉवल एंड पेमेंट एंड फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज ऑफ ₹2 लाख. डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया गया कैश विड्रॉवल और पेमेंट के लिए. फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज ₹2 लाख का. फंडिंग दी अनफंडेड, माइक्रो इंश्योरेंस, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट फॉर कंजम्पशन एंड माइक्रो पेंशन. फंड प्रोवाइड किया गया अनफंडेड को, माइक्रो इंश्योरेंस, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट कंजम्पशन के लिए, माइक्रो पेंशन, इन सब के माध्यम से. फोकस शिफ्ट फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टू एवरी अनबैंक एडल्ट, जो फोकस था उसको शिफ्ट कर दिया गया एवरी हाउस होल्ड से एवरी अनबैंक एडल्ट की ओर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूएन हाई सी ट्रीटी. तो हम जानेंगे यूएन हाई सी ट्रीटी के बारे में. नेगोशिएशन इन्वॉल्विंग 168 कंट्री इंक्लूडिंग द यूरोपियन यूनियन टू एग्री ऑन ए यूएन ट्रीटी फॉर प्रोटेक्टिंग ओशियन हैज फेल्ड रिसेंटली. तो नेगोशिएशन था जो कि इन्वॉल्व कर रहा था 168 कंट्री को, जो इंक्लूड करता है यूरोपियन यूनियन को, जो एग्री करना था यूएन ट्रीटी को लेकर ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके ओशियन को. ये अभी हाल ही में फेल्ड हो गया है. तो फेल्ड हो गया इस कारण ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूएन हाई ट्रीटी किस लिए है, क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है.
UN High Sea Treaty, also referred to as Paris Agreement for the Ocean. The treaty to deal with biodiversity beyond national jurisdiction has been under discussion for several years. जो यूएन हाई सी ट्रीटी है इसको रिफर किया जाता है पेरिस एग्रीमेंट फॉर ओशियन के तौर पे भी। ये जो ट्रीटी है ये डील करेगा बायोडाइवर्सिटी के लिए जो कि बियॉन्ड होंगे नेशनल ज्यूरिसडिक्शन से, और ये डिस्कशन पे है सेवरल ईयर से। The proposed treaty concerns the ocean existing beyond the exclusive economic zone that lie from the coast of a country to about 200 nautical miles or 370 km into the sea, till where it has special right for exploration. Water beyond that are known as open sea or high sea. ये जो प्रपोज ट्रीटी है ये कंसर्न रखता है ओशियन को लेके जो एग्जिस्ट कर रहा है बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के, जो कि आपका लाइक करता है कोस्ट ऑफ ए कंट्री से अबाउट 200 नॉटिकल माइल यानी 370 किलोमीटर से सी के, जहां तक उसका स्पेशल राइट जो है एक्सप्लोरेशन का है। वाटर जो कि बियॉन्ड है उसके उसी को ओपन सी व हाई सी कहा जाता है। बैकग्राउंड को हम समझते हैं इसका। The treaty was to be negotiated under the UNCLOS of 1982, which governed the right of country regarding marine resources. ये जो ट्रीटी था इसको नेगोशिएट करना है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के अंतर्गत 1982 का, जो कि गवर्न करता है राइट को कंट्रीज का जो कि रिगार्डिंग है मैराइन रिसोर्सेस है। जरूरत क्यों पड़ा? Currently there is no treaty for conserving the health of vast swathes of the Earth ocean. A UN resolution in 2017 decided to rectify this while setting 2022 as the deadline. अभी क्या है, कोई भी ट्रीटी ऐसा नहीं है जो कि कंजर्व करे हेल्थ को, वास्ट स्वेसेट ऑफ अर्थ के ओशियन को। जो यूएन रेजोल्यूशन है 2017 का उसमें डिसाइड किया गया कि रेक्टिफाई किया जाएगा इसको और सेट किया जाएगा 2022 को डेडलाइन के तौर पे। हैविंग नो लॉ हैज रिजल्टेड इन ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द हाई सी बाय कंट्रीज यूजिंग लार्ज स्केल ड्रिलिंग एंड ट्रोलिंग ऑपरेशन फॉर कैचिंग फिश एंड माइनिंग। कोई भी जो लॉ नहीं है इस कारण ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है हाई सीज का कंट्री के द्वारा, यूज कर रहे हैं वो लार्ज स्केल ड्रिलिंग को, ट्रोलिंग ऑपरेशन को कैच करने के लिए फिश को, माइनिंग के लिए, जिससे क्या है सी जो है सी का हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है। हाई एम्बिशन कॉलिशन, हाई एम्बिशन कॉलिशन जो है जो कि कंसिस्ट करता है मोर देन 100 कंट्री को, जिसमें कि आपका इंडिया, यूएस, यूके सब है। ये जो है डिले होने के कारण हाई सी ट्रीटी को बनाया गया। इसका फोकस है 30x30 गोल के ऊपर ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके 30% ओशियन को 2030 तक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रजिस्ट्री टू चेक बैंकिंग फ्रॉड। तो हम जानेंगे रजिस्ट्री टू चेक बैंकिंग फ्रॉड के बारे में। आरबीआई इज इन टॉक टू सेट अप ए रजिस्ट्री टू चेक बैंकिंग फ्रॉड। आरबीआई जो है वो बात कर रहे हैं कि वो सेटअप करेंगे एक रजिस्ट्री को जो कि चेक करेगा बैंकिंग फ्रॉड को। द रजिस्ट्री विल क्रिएट ए डाटाबेस ऑफ फ्रॉडुलेंट वेबसाइट, फोन एंड वेरियस मेथड यूज्ड बाय फ्रॉडस्टर। ये जो रजिस्ट्री है वो क्रिएट करेगी एक डाटाबेस को फ्रॉडुलेंट वेबसाइट का, फोन का और वेरियस मेथड जिसका उपयोग किया जाता है फ्रॉडस्टर के द्वारा। Payment system participant will be provided access to this registry for near real-time fraud monitoring. The aggregated fraud data will be published to educate customer on emerging risk. जो पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट है वो प्रोवाइड करेंगे एक्सेस रजिस्ट्री का नियर रियल टाइम फ्रॉड मॉनिटरिंग के लिए। ये एग्रीगेटेड फ्रॉड डाटा जो है उसको पब्लिश किया जाएगा ताकि एजुकेट किया जा सके कस्टमर को एमर्जिंग रिस्क को लेके। इसका बेनिफिट क्या होगा? ये इंप्रूव करेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन को, केसेस जो है डिजिटल फ्रॉड का लेके। वन नेशन वन ओम्बड्समैन, वन नेशन वन ओम्बड्समैन जो है लॉन्च इन 2021 एज एन इंटीग्रेटेड कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर एड्रेसिंग सर्विस डिफिशियंसी इन बैंकिंग, एनबीएफसी एंड डिजिटल पेमेंट सिस्टम। जो वन नेशन वन एम्बर्समेंट है इसको लॉन्च किया गया था 2021 में एक इंटीग्रेटेड कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के तौर पे, ताकि एड्रेस किया जा सके सर्विस डिफिशियंसी को बैंकिंग, एनबीएफसी, डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए। to make the alternate dispute resolution mechanism simpler and more responsive to the customer of regulated entities। ये जो है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिट्रेसल मैकेनिज्म को सिंपलर बनाएगा और ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाएगा ताकि जो कस्टमर है रेगुलेटेड एंटाइटी के तौर पे इसका एक्सपीरियंस कर सके। अंडर दिस 18 लाख कंप्लेंट वेयर रिसीव्ड ड्यूरिंग 2021 एंड 22 एंड एज मेनी एज 97.9% ऑफ द केसेस वेयर क्लियर लास्ट फाइनेंशियल ईयर। और इसके अंतर्गत 18 लाख कंप्लेंट जो थे वो मिले थे 2021-22 पे और 97.9% केसेस जो है उसको क्लियर कर दिया गया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे ही, तो यानी ट्रैक रिकॉर्ड इसका काफी अच्छा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम जानेंगे 5G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। 5G जिसको कि लॉन्च कर दिया गया है कुछ सिटीज के लिए, तो हम जानेंगे इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ये कैसे काम करता है, क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। रिलायंस जियो 5G वर्क ऑन स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर। जो रिलायंस जियो का 5G है ये काम करेगा स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर के ऊपर। तो क्या दो डिफरेंट मोड है 5G नेटवर्क का? 5G नेटवर्क आर डिप्लॉयड मेनली ऑन टू नोड, स्टैंड अलोन एंड नॉन स्टैंड अलोन। बोथ आर्किटेक्चर हैव देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जो 5G नेटवर्क है इसको डिप्लॉय किया जाता है दो मोड पे। एक है आपका स्टैंड अलोन जिसमें कि रिलायंस जियो का 5G नेटवर्क काम करेगा और एक है आपका नॉन स्टैंड अलोन
दोनों आर्किटेक्चर का कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले हम स्टैंड अलोन मोड के बारे में जानते हैं, जिसको जियो ने चूज किया है। ये जो 5G नेटवर्क है ये ऑपरेट किया जाएगा डेडिकेटेड इक्विपमेंट के साथ और ये रन करेगा पैरेलल एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क के साथ। इसका क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होगा? स्टैंड अलोन मोड का एडवांटेज जो है, स्टैंड अलोन मोड प्रोवाइड एक्सेस टू फुल 5G कैपेबिलिटी एंड न्यू नेटवर्क फंक्शनैलिटी सच एज स्लाइसिंग दैट प्रोवाइड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑपरेटर टू एफिशिएंटली यूज देयर स्पेक्ट्रम होल्डिंग। जो स्टैंड अलोन मोड है ये प्रोवाइड करेगा एक्सेस पूरा 5G कैपेबिलिटी का और न्यू नेटवर्क फंक्शनैलिटी का, जैसे कि स्लाइसिंग हो गया। ये प्रोवाइड करेगा ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी ऑपरेटर को एफिशिएंटली, ताकि यूज कर सके अपने स्पेक्ट्रम होल्डिंग को। डिसएडवांटेज इसका क्या होगा? इट इज कॉस्टली एंड विल रिक्वायर सॉफ्टवेयर अपडेट ऑन एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन टू वर्क। ये कॉस्टली है और इसके लिए सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन पे ताकि ये काम कर सके। नॉन स्टैंड अलोन की बात अगर हम करें, द 5G नेटवर्क इज सपोर्टेड बाय द 4G कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो नॉन स्टैंड अलोन मोड है ये 5G नेटवर्क को सपोर्ट किया जा रहा है 4G के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से। इसका एडवांटेज क्या है? इनिशियल कॉस्ट एंड द टाइम टेकन टू रोल आउट सर्विसेज थ्रू दिस ट्रैक इज सिग्निफिकेंटली लेस देन स्टैंड अलोन नेटवर्क एंड कैन वर्क ऑन मोस्ट स्मार्टफोन। जो इनिशियल कॉस्ट होगा, जो टाइम लगेगा रोल आउट करने में इस ट्रैक पे, सिग्निफिकेंटली वो कम होगा स्टैंड अलोन नेटवर्क के कंपैरिजन पे, और ये कम कर सकेगा ज्यादातर स्मार्टफोन पे। इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? ऑपरेटर इवेंचुअली विल हैव टू गो फॉर स्टैंड अलोन मोड एट द ट्रैफिक इंक्रीजेस। जो ऑपरेटर है उसको जाना होगा स्टैंड अलोन मोड पे जैसे जैसे ट्रैफिक इंक्रीज करेगा, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है 5G का? 5G will allow for much faster internet speed and lower latency compared to 4G. Peak speed could touch 10 GB per second compared to the 100 MB per second for 4G, while 4G latency 10 to 100 millisecond. On 5G, it is expected to be under 1 millisecond. 5G जो है वो एलो करेगा और ज्यादा फास्टर इंटरनेट स्पीड को लोअर लेटेंसी के साथ, अगर हम कंपेयर करें 4G से। तो जो पीक स्पीड होगा उसका वो 10 गीगाबाइट पर सेकंड का होगा, जबकि 4G का 100 मेगाबाइट ही था। 4G का लेटेंसी 10 से 100 मिली सेकेंड का था, जबकि 5G का एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 1 मिली सेकेंड का होगा। डाटा गैदरिंग बाय पब्लिक एजेंसी पिक अप इवन एज द लॉ हैंग फायर। जो तो डाटा कैटर किया जा रहा है पब्लिक एजेंसी के द्वारा लॉ के बावजूद, इसके बारे में बताया गया है। क्या इंस्टेंस है हम सब कुछ समझेंगे। एक्सपर्ट ने कॉन्सर्न रेस किया है, जो ट्रेंड है जिसमें देखा गया है इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एफर्ट डाटा कलेक्शन को लेके, और जो मोनेटाइजेशन किया जा रहा है एब्सेंस ऑफ बेसिक डाटा प्रोटेक्शन रिजाइम के कारण। इंस्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग डाटा कलेक्शन, जो इंस्टेंस है जिसमें देखा गया है कि जो डाटा कलेक्शन वो बढ़ा है। कस्टम डिपार्टमेंट मैंडेटिंग एयरलाइन टू शेयर पर्सनल डिटेल्स ऑफ इंटरनेशनल फ्लायर। कस्टम डिपार्टमेंट ने मैंडेटरी कर दिया एयरलाइंस के लिए कि वो शेयर करे पर्सनल डिटेल को इंटरनेशनल फ्लायर्स के लिए। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम डिजी यात्रा। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है डिजी यात्रा। मीटी प्रपोजल टू शेयर नॉन पर्सनल डाटा कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट विद स्टार्टअप एंड रिसर्चर। मीटी का जो प्रपोजल है कि शेयर किया जाए नॉन पर्सनल डाटा को, जिसको कलेक्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्टअप और रिसर्चर के लिए। CERT इन मैंडेटेड आस्क वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर टू स्टोर डाटा ऑफ देयर यूजर। जो CERT कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया है, इसने मैंडेट किया है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को कि वो स्टोर करे डाटा को अपने यूजर का। ये जरूरी भी है क्योंकि जो VPN यूज करके अगर कुछ गलत यूज होता है डाटा, अगर यूजर्स का नहीं होता तो उसको आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। Department of Telecommunication 2021 telecom operator and internet service provider to maintain a commercial and call detail record of at least 2 years instead of 1 year currently। जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 2021 था, उसमें टेलीकॉम ऑपरेटर एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को मेंटेन किया गया कि कॉमर्शियल और कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड जो है वो कम से कम 2 साल का रखेंगे। पहले क्या था 1 साल का ही रखते थे। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु। जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु है, जो कि कलेक्ट करता है डाटा को, जैसे कि नेम, फोन नंबर, लोकेशन को। कर्नाटका हाईकोर्ट का ऑर्डर था अक्टूबर 2020 पे कि जो ऐप है उसको मैंडेटरी किया जाए, उसको मैंडेटरी नहीं किया जाए। इंस्टेंट ऑफ इंक्रीजिंग एफर्ट फॉर डाटा मोनेटाइजेशन। जो इंस्टेंस है जिसमें इंक्रीज एफर्ट लिया जा रहा है डाटा मोनेटाइजेशन को बढ़ाने के लिए। IRCTC ने रिलीज किया एक टेंडर को जो कि डिटेल कर रहा है इसके प्लान को, ताकि मोनेटाइज किया जा सके जो पैसेंजर डाटा है, जिसमें सेंसिटिव डाटा जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड भी आता है, ताकि वो बिजनेस कर सके गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज के साथ। मीटी ने फ्लोट किया एक ड्राफ्ट इंडियन डाटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी को, जो कि प्रपोज डाटा कलेक्ट कर रहा है सेंटर से। ये जो है अंडरगोन वैल्यू एडिशन के तौर पे काम कर
रहेगा, जिसको कि सोल्ड किया जा सकता है ओपन मार्केट में अप्रोप्रिएट प्राइस में, जिसको अभी तक विड्रॉ नहीं किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट 2020, जिसमें बल्क डाटा शेयरिंग पॉलिसी, जिसके अंतर्गत मिनिस्ट्री जो है वो यूज करते हैं सेल व्हीकल रजिस्ट्रेशन डाटा वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस डाटा अथॉरिटी को, ताकि प्रोवाइड किया जा सके पब्लिक और प्राइवेट एंटिटीज को, जिसको कि अब स्क्रैप कर लिया गया है। इसके पहले गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया था डाटा प्रोटेक्शन बिल 2021 को, कहा था कि ये जो है इसमें कुछ कंप्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क है ऑनलाइन इकोसिस्टम को लेके। जो बिल है उसने एक फ्रेमवर्क को लाया था कंसेंट रिलेटेड मैकेनिज्म को डाटा गैदर करने के पहले, लेकिन जो पर्सनल डाटा है वो सपोज किया जा रहा है कि इसको हैंडल किया जाए वेरियस एंटिटी के द्वारा और प्रोवाइड किया जाए एक रिकोर्स मैकेनिज्म को अगर पर्सनल डाटा कॉम्प्रोमाइज होता है तो। फंडामेंटल इश्यू क्या है ट्रीट करने को लेकर सिटीजन का जो डाटा है वेल्थ रिसोर्स को लेके, तो 2018-19 का इकोनॉमिक सर्वे जो है वो रिफर करता है कि जो डाटा है पब्लिक गुड्स का, इसमें बताया गया है कि इसको ट्रीट किया जा रहा है नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरियस पब्लिक गुड्स के तौर पे, और इसको ट्रेड नहीं किया जाना चाहिए कमोडिटी के तौर पे। डाटा जो है वो सॉवरेन वेल्थ रिसोर्स नहीं होना चाहिए, ट्रीट करना इसको ये एक अटेम्प्ट है एक्यूमुलेट करने का, सब्सिक्वेंटली मोनेटाइज करने का लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को बिना कोई डाटा प्रोटेक्शन लॉ का, जो कि गलत है। ये वायलेट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था पुट टू सबमिट जजमेंट में 2017 पे, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट कहा गया था। तो राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट 21 जजमेंट में कहा गया था, कब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट का मेन कंसर्न है कि जो सर्विस डिलीवरी और सेवगार्ड कर सके इन्फॉर्मेशन का, ताकि गैदर किया जा सके सिटीजन को, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि मोनेटाइज किया जा सके डाटा को प्रोफिट के लिए, साथ साथ एक बैलेंस रखा जा सके डाटा के बीच में और प्राइवेसी के बीच में। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.